दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी हाल ही फिलहाल में पूछा गया है और वो बिहार के संबंधित हैं और आगे क्या क्या संभावना है पूछने की पूरा आज डिटेल के बारे में देखेंगे। यकीनन आपको यहाँ से कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला बीपीएससी ने हाल ही में पूछा गया है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, गया, रोहतास, नवादा, नालंदा। तो आप याद रखिएगा जो ब्रह्मयोनी हिल है ये गया डिस्ट्रिक्ट में है, गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देख लेते हैं और ये कब देखिए पूछा है, ये बीपीएससी 67वें बीपीएससी 2022 यानी कि पिछले साल में पूछा है। इसके बारे में और देखिए क्या पूछने की संभावना है, तो वो देख लेते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। यह एक पवित्र पहाड़ी है और इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। ये फेमस इसलिए हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ब्रह्मयोनी हिल है ये महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है, इसलिए फेमस है। और कौन सा जिला में है, ये गया जिला में है। और अगर पूछे किस नदी के किनारे में है, तो गया जिला की एक नदी है जहाँ पे फल्गु नदी के तट पर है। कौन से, फल्गु नदी के तट पर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ इस प्रकार कह रहे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए बिहार का जो शोक है वो बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे बिहार का नक्शा देखेंगे तो बिहार का नक्शा कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार का बिहार का नक्शा है, कुछ इस प्रकार बिहार का नक्शा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार का जो नक्शा है तो यहाँ पे इधर से यहाँ पे गंगा नदी यहाँ पे ऐसे बहती है, यहाँ पे गंगा नदी जाके यहाँ पे निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी बहती है, यहाँ पे ठीक है बक्सर जिला है और यहीं पे जो बक्सर जिला में ही जो गंगा नदी है एंटर मारती है। यहाँ से एक नदी यहाँ से बहती है, एक नदी यहाँ से ऐसे बहती है, एक नदी यहाँ से बहती है। इस वाले का नाम है यहाँ पे स्वर्ण नदी है और इस नाम का है पुनपुन नदी है और इस नाम का है जो इस नाम का नाम है फाल्गु नदी, फाल्गु नदी। ठीक है, और ये कोसी नदी की बात करें तो ऊपर से यानी कि नॉर्थ इंडिया से ऊपर से इधर नेपाल से उधर होते हुए ऊपर से होते हुए यहाँ पे भारत में एंट्री करती है। और ये चूंकि कोसी नदी क्या है कि अपना रास्ता बदलते रहती है और कभी मतलब कि यहाँ से अगर बह रही है तो कभी इधर से ऐसे बहने लगेगी, कभी ऐसे बहने लगेगी, यानी कि बार बार रास्ता अपना चेंज करती है कोसी नदी, इसलिए बिहार का इसको शौक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण है जो इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है। सीमा पारीय नदी मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर से पार करता है, जैसे कि आपको मैंने बताया नेपाल से, जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रभावित होती है। इसे बिहार का इसको शौक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्योंकि वहाँ से जब ये नदी निकलती है तो ये शिफ्टिंग ऑफ कोर्स यानी कि ये रास्ता बहुत बार बदलती है, इसलिए बिहार का, और इसके कारण क्या होता है कि बहुत बाढ़ आता है। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतापीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना पूछा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी, जो कि बहुत क्या है, पुराना है। और इसके बारे में क्या जानकारी है पूछने की? ठीक है, देखिए खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है। किसकी है? धारवाड़, जो कि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है। और उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की है और तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान की नवीनतम है। यहाँ पे एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तर गंगा मैदान कैसी है, तो वो नवीनतम यानी कि हाल फिलहाल की है, न्यू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और स्क्रीन पे ये भी देखिए हाल ही में पूछा है, कह रहे जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले को दौरा किया, यानी कि कहाँ पे, कौन सा आंसर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैमूर जिला। ठीक है, कैमूर का दूसरा नाम याद रखिएगा, कैमूर को भभुआ भी कहते हैं। कहेगा ये कैमूर जिला कहाँ पे है, तो मैप देखिएगा तो ये मैप इस तरीके से बिहार का है, इस तरीके से मैप कहाँ का है, बिहार का है, इस तरह से मैप है। तो यहाँ पे इस जिला क्या है, कैमूर है, यहाँ पे कैमूर है। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, यहाँ पे शिवहर है, यहाँ पे सीतामढ़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कि ये वाला किशनगंज है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उसके बाद ये क्या, अररिया है। ठीक है, मधुबनी है, यहाँ पे अररिया है। ठीक है, तो पूरा आप एक बार बिहार के मैप को आप देख लीजिएगा। चलिए और क्या यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट जो पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। तो अभी अभी बताया हमने क्या, कैमूर जिला, कौन सा जिला है, कैमूर जिला। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। पूछेगा कि महापाषाणिक वाला राज्य क्या बिहार है, तो बोलिएगा कि है। क्यों है? क्योंकि नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया, बताया कि जो बिहार है ये महापाषाणिक संस्कृति स्थल वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना है? धारवाड़, तो वो कौन सा हो जाएगा, मुंगेर, जमुई, डोना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा रोहतास। ठीक है, चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं जो आगे पूछने की संभावना है। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। ठीक है, बिहार में भूस्तरीय जो होता है, भूस्तरीय जो रचना वाले क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, बिहार में आते हैं। रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और बिहार में विंध्य क्रम की जो चट्टान कैमूर और सोन नदी के रोहतास में पाई जाती है। कहाँ पे? चट्टान कैमूर और सोन नदी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सोन नदी कहाँ से बहती है और कैमूर नदी कहाँ से बहती है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, ये भी हाल ही में पूछा बीपीएससी ने। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा
पश्चिमी चंपारण। मैप पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए मैप इस तरह से आपको मैंने बताया, इस तरह से क्या है मैप है, इस तरह से क्या क्या है, इस तरह से क्या है मैप है, इस तरह से मैप है। यहाँ पे थोड़ा और अंदर है तो ये वाला हो गया कौन सी पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, ये वाला कैमूर है, ठीक है। यहाँ पे किशनगंज है, यहाँ पे क्या है भागलपुर है, यहाँ पे बांका है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कटिहार है और यहाँ से गंगा नदी एंट्री मारती है और यहाँ पे जाके निकल जाती है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पिडमेंट, ठीक है, पिडमोंट दलदल मिट्टी, पिडमेंट मिट्टी को दलदल मिट्टी बोलते हैं, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है। पूछेगा कि पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दलदल मिट्टी पाई जाती है जो पिडमोंट है। और उसके बाद तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ साझा करता है, राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और जो गंगेय जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा के किनारे जो मैदानी भाग है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का मैदान जो गंगेटिक जलोढ़ मिट्टी, दोनों नए और साथ ही पुराने आच्छादित है। तो यहाँ पे एक याद रखेगा कि जो गंगा द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है उसको क्या खादर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं खादर बोलते हैं। और जो पुराना मिट्टी होता है जो बंगार, वो उसको बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बांगर बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अभी ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में, तो अभी बताया, आप इसका खुद आंसर करें। तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए, जो कहाँ पे है गया डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है, फतुहा के पास जाके कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मैप में देखेगा, देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो अगर आप मैप में देखेगा तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगर इस तरह से आप बिहार का मैप बनाइएगा तो यहाँ पे इस तरह से बिहार का मैप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बिहार का आपका क्या हो जाएगा मैप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका बिहार का मैप हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से अगर बिहार का मैप बनाइएगा, इस कुछ इस तरीके से बिहार का मैप है। और आपका जो यहाँ पे देखिए मैंने बताया, यहाँ पे एक नदी ऐसे बहती है, इसको नाम है क्या है, इसका नाम है सोन नदी। कौन सा नाम है, सोन नदी। और यहीं पे एक नदी और यहाँ पे जाके गंगा में जाके मिलती है, इस वाले नाम का है पुनपुन नदी। कौन सा, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। और यहीं पे है एक है फाल्गु नदी, जो यहाँ से जाके कहाँ, गंगा। और ये सभी की सभी नदी जाके गंगा में गिर जाती है और यहाँ पे, और यहीं से आती है कोसी नदी। और इसी वाले भाग में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शौक बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पुनपुन नदी। चलिए अगला यहाँ पे और प्रश्न देख लीजिए क्या है, कह रहे पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर, कहाँ से, पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर, बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड और पेपर में आने की बहुत संभावना है, तो इसको ध्यान रखेगा। जो पुनपुन नदी है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार पूछेगा कहाँ है, तो ये पलामू झारखंड के से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में, कहाँ पर, बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले की फतुहा, कहाँ पे, पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। और मोहर, जो मोहर है, मोहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदी है। तो जो पुनपुन की जो सहायक नदी यहाँ पे जैसे गंगा में जो मिला, तो इसमें एक नदी आके जाके ये किसमें, ये वाले जो नदी है, कौन सी, पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी का एक है मोहर नदी। कौन सी नदी है, मोहर, मोहर नदी। इसमें जाके पुनपुन में मिलती है और यहीं पे एक दरगाह नदी मिलता है। कौन सी, दरगाह, दरगाह नदी। और ये वाली जो आपकी नदी है इसको क्या बोलते हैं, इस वाली नदी को कहते हैं पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। आपसे पूछेगा पुनपुन नदी की दो सहायक नदी कौन सी है, तो मोहर नदी और एक दरगाह नदी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और अभी बीपीएससी ने पूछा है, बिहार के निम्न निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। अभी देखिए हाल ही में पूछा बीपीएससी 66वें में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोसी नदी, ठीक है, कौन सी हो जाएगा, कोसी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बनती है। तो यहाँ से देखिए जो ये जो मुंगेर है ये भी प्रशासनिक है, उसके बाद सारण भी है और भागलपुर भी, ये भी है, लेकिन जो यहाँ मगध है वो मगध यहाँ पे नहीं है, कोसी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये मगध का जो क्षेत्र है पूरा मगध का ही क्षेत्र होता था, पहले पूरे बिहार को मगध का ही क्षेत्र होता था, लेकिन जो प्रशासनिक क्षेत्र बोला है कि बिहार में, तो ये सारी प्रशासनिक है, ये वाला नहीं है। तो इसको ध्यान रखते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी इसके में फैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कि गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, देखिए जब गंगा नदी यहाँ पे एंट्री करती है, तो अभी मैंने आपको बताया जब वहाँ पे एंट्री करती है तो सबसे पहले इसको अगर मैप में देखना चाहो तो इस तरीके से मैप पे देख सकते हैं, ठीक है, मैप पे देख सकते हैं। मैप पे आप देखोगे इस तरह से हमारा क्या है, मैप है किसका, भारत का, इसका बिहार का है, ठीक है, इस तरह से बिहार का मैप है, इस तरह से बिहार का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गंगा नदी एंट्री करती है, जहाँ पे एंट्री करते हैं उसका जिला का नाम है बक्सर। कौन सा है, बक्सर, कौन सा, बक्सर। तो यहाँ पर बक्सर में जाके एंट्री मारती है और यहीं पे ऊपर में है कटिहार। कौन सा, कटिहार, कटिहार, कटिहार है। और नीचे में कौन सा है, भागलपुर। यहाँ पे कौन सा है, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, कौन सा है, भागलपुर। और यहीं से जाके यहाँ पे गंगा नदी जाके यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भारत के बिहार के किस जिले में
गंगा नदी एंट्री मारती है तो बक्सर जिले में एंट्री मारती है, और पूछेगा कहाँ एग्जिट करती है तो वो बिहार के कटिहार जिले और भागलपुर जिले के दोनों को समीप में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अपना हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए कौन कौन सा जिला है, तो बिहार में टोटल ऐसे 12 जिला है जो गंगा की नदी के किनारे हैं या गंगा नदी के बीचों बीच होकर पार होती है। तो देखिए वो कौन कौन से 12 जिले हैं, कौन कौन सा जिला है। सबसे पहले देखिए बक्सर में एंट्री मारता है, बक्सर के पास भोजपुर जाएगा, भोजपुर के बाद सारण, उसके बाद पटना, उसके बाद वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। यानी कि सबसे एंट्री कहाँ मारेगा, बक्सर में मारेगा, और जाएगा कहाँ, कटिहार में जाएगा सबसे लास्ट में। तो कितने जिला हो गया, 1 2, बक्सर 1, भोजपुर 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 कहाँ है, 12 है जिला टोटल, इसमें और नहीं दिया है। कि गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में देखिए बक्सर, भोजपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एक जिला इसमें और नहीं दिख रहे हैं जो क्या बक्सर, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 12 जिला ऐसे हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं। अभी और देखेंगे कौन कौन से 12 हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्या याद रखना कि बक्सर में एंट्री मारता है, उसके बाद भोजपुर जाता है, सारण जाता है, पटना जाता है, उसके बाद वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कहाँ है, कटिहार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे गंगा नदी कहाँ है तो वो पटना में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गंगा नदी पटना में, यानी कि सबसे ज़्यादा पटना में है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अभी देखिए बीपीएससी ने यही पूछा है कितना, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो टोटल कितने हैं, 12 जिला है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है क्या क्या, कौन कौन से यहाँ पे देखिए क्या है। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, वो कौन कौन से देखिए। सबसे पहले कौन है, सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, ठीक है, भागलपुर व कटिहार है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे एक 11 और एक 12, टोटल कितने, 12 जिला है। देखिए सारण यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने जिले हैं, 12 है। इससे पिछले कहाँ पे नहीं था, वहाँ पे लखीसराय नहीं था, उसमें जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि इस वाले पॉइंट में लखीसराय नहीं है। ठीक है, लखीसराय, तो इसमें लखीसराय छूट गया है, उसको जोड़ लीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो बीपीएससी ने पूछा है, कह रहे बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो अभी अभी मैंने बताया पटना में सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे पूछे तो भागलपुर में सबसे लंबी है, क्योंकि यहाँ पे पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है। देख लेते हैं कितना लंबी है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए बात करें तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें कि गंगा सर्वाधिक लंबाई है कितने, 99 किलोमीटर, एक कम 100 किलोमीटर है गंगा नदी कहाँ पर, पटना में। दूसरे स्थान पर भागलपुर है, यानी कि दूसरे स्थान पर भागलपुर है, जहाँ पे गंगा नदी करीब करीब 97 किलोमीटर है, कितने हैं, 97 है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली, तो अभी मैंने बताया यहाँ पे अगर अगर इसको थोड़ा सा अगर हम इसको मैप में देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो मैप में आप देखिएगा तो इस तरीके से कुछ है, किसका है, इस तरह से क्या है, इस तरह से बिहार का, इस तरह से बिहार का राज्य का मैप मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बिहार का राज्य का मैप है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे ये गंगा नदी यहाँ से आके ऐसे, गंगा नदी ऐसे जाके निकलती है, तो यहाँ से क्या है कि एक नदी बहती है यहाँ पे, यहाँ आ जाती है, जिसका नाम है गंडक। यहाँ से है गंडक, जो देखिए ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ से क्या है, कोसी, यहाँ से क्या है, सोन, यहाँ पे कौन है, पुनपुन, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है फाल्गु नदी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस वाले प्रश्न में क्या पूछा है कि बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर होने वाली देखिए कौन सी है, ये सभी के सभी, जैसे गंडक हो गया, कमला हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गया, ये सभी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई सा भी नहीं। समझ पा रहे हैं ना आप, मैप आप देखिएगा, मैप से आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे पास लिखने का वो सही नहीं है, इसलिए मैं सही से मैप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं से अगर मैप देख लीजिएगा तो मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैप आप देख लीजिएगा। चलिए कोई नहीं, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला यहीं पे अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रभावित नहीं होती है। देखिए कोई भी, जितना दिया है कोई भी उत्तर की नहीं है, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, उप सहायक नदी के रूप में अतः अतः अंततः गंगा में मिल जाते हैं, यानी कि सभी के सभी जाके कहाँ पे मिल जाते हैं, गंगा में मिल जाते हैं। सोन हो गया, पुनपुन हो गया, आदि नदियों का उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने वाली गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। चलिए आगे अब और देख लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए अभी अभी हाल ही में पूछा है, ये भी बीपीएससी ने, देखिए क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो अभी अभी बताया मैंने, बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अक्सर अपना मार्ग चेंज करती रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न है, अभी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, सबसे अधिक जिले हैं, तो वो हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी कहाँ पे, उत्तरी पश्चिमी में। ठीक है, ये सारे सारे जब ही याद हो पाएगा जब आपको मैप याद होगा, तो इस बार मैप को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत, इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार किसी जलवायु क्षेत्र में
चार क्षेत्र में बांटा गया बिहार को जलवायु के माध्यम से। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें मिट्टी का लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उपवर्गों में बांटा गया। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, दक्षिणी बिहार में जलोढ़ मैदान बांटा गया है, जबकि दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान के पुनः दक्षिण पूर्व में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें कि दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोन बी में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले कहाँ हैं? उत्तर पश्चिम जोन में है। उत्तर पश्चिम जोन में कितने हैं भाई उत्तर पश्चिम जोन में? तो आपने देखा ही है, तो उत्तर पश्चिम में कुल जिले कितने हैं? 12 हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 है। ठीक है, दक्षिण बिहार में 17 है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। वो है जो अभी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, कह रहे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। तो ये यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी इधर से यहाँ पे जाके बहती है इधर से, और इसलिए जो भी गंगा नदी की मिट्टी आता है कटाक्ष करके लाता है तो मैदानी वाला क्षेत्र होता है, और जो नई मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी या नवीन मिट्टी इसको बोला जाता है। और नवीन मिट्टी को ही खादर बोलते हैं, पुराने वाले मिट्टी को बंगर बोलते हैं। यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वो देख लेते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लगाए गए मलबों, गाद के निष्पेक्षण से नवीन जलोढ़ या फिर उसी को क्या बोलते हैं? खादर का निर्माण करते हैं। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के लिए उत्पादन में बहुत ही क्या होता है? सहायक होता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और आगे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे पूछा है, देखिए क्या है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं वो जिला कौन सा है? वो पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णिया। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में आता है। कहाँ पे? आर्द्र यानी कि नमी वाले क्षेत्र में। उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा, कितना? 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में, यानी कि बिहार में पूछे तो हो जाएगा ये पूर्णिया, लेकिन भारत में पूछेगा तो सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद बंगाल के कुछ उत्पादन जो है, कह रहा कि जो बंगाल है जितने भी उत्पादन होता है 79.8 यानी कि 80% जूट का उत्पादन कौन करता है? तो वो बंगाल करता है। और बिहार करता है कितने? 10.2%। ठीक है, और तथा असम करता है 8.3%। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? बंगाल में, उसके बाद कहाँ? बिहार में, उसके बाद कहाँ? असम में। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ होती है बिहार में, किस राज्य में, तो वो हो जाएगा बंगाल में। दूसरे नंबर पूछे तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तीसरे नंबर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए वो प्रश्न छांट करना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? तो वो हो जाएगा कोई नहीं, वो उत्तरी कोयल नदी, जो कि कहाँ पे है? ये इधर झारखंड के उधर है। ठीक है, झारखंड के यहाँ से निकलती है और उधर बिहार में जाके, उधर बिहार से भी जाके वहाँ गंगा में मिल जाती है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या फैक्ट है। देखिए 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मोदी नगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी भी है और निर्माण करती है। इस परियोजना से बिहार और औरंगाबाद परियोजना से बिहार के औरंगाबाद, गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा, पलामू जिलों में सिंचाई की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, बहुत सारे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में पूछा है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी पहर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, तो आप इसका आंसर अपने भी लगा सकते हैं, वो गंडक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैमूर पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं, क्या है ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखिए। कैमूर का जो पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कैमूर को और किस नाम से जाना जाता है, तो भभुआ के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी सीमेंट उद्योग भी है। ठीक है, और सभी जानते हैं कि डालमिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूने के लिए। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो हाल ही में पूछा है। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो अनुपम झील है ये सारे कहाँ है? बिहार में है। सांभर झील उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सा झील है जो महत्वपूर्ण है। देखिए अनुपम झील कैमूर के बिहार में स्थित है। झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। ठीक है, यह जो झील कहाँ है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर
प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। पेपर में भी पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट है। जो सांभर है राजस्थान के जयपुर में है। और जो सुखाना झील है चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में है। जो सुखाना झील है वो चंडीगढ़ में तथा कामा झील है कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, जो सुखाना झील है चंडीगढ़ और ये जो कामा झील है हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सुखाना झील में जो सुखाना झील है वो कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़। ये सुखाना चंडीगढ़। ठीक है, ये वाला कहाँ है, चंडीगढ़। जो सुखाना झील है कहाँ पे है, चंडीगढ़। ठीक है, ये हो जाएगा चंडीगढ़ चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। और ये वाला कहाँ है, कामा झील हरियाणा। ये हो जाएगा हरियाणा। और ये जो सांभर है ये राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और ये अनुपम झील है ये बिहार में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर ये है, कह रहा है कि उत्तर बिहार का किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा उत्तर बिहार है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैप। अगर इस तरह से आप मैप बनाएंगे, इस तरह से मैप बनाएंगे तो ये हमारा बिहार है। तो मैप अगर इस तरह से बिहार बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, उत्तर बिहार। इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो यहाँ से चूंकि गंगा नदी यहाँ से ऐसे बहती है तो ऊपर वाला बहुत सारी नदी ऊपर की ओर से बनती है, यानी कि हिमालय की पहाड़ से उधर से बहुत सारी नदियाँ आती है और जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाढ़ के लिए है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण और क्या संभावना है पूछने का, देखिए उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है जो गंगा नदी में मिलती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। कह रहे बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 80% है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न ये है कि बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 में किया था, जिसमें कि 19-20 में राज्य की कुल बोई गई भूमि ग्रोस एन एरिया है 7296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब कितना है, 77.9 है। और इसी को अप्रॉक्स 80% मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार। देखिए तो बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है करीब 16 करोड़ टन है। लेकिन देखिए पहले बिहार से पहले जब बिहार और झारखंड एक ही में हुआ करता तो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता था। लेकिन जो है अभी बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 में। कब, 2000 ईस्वी में। कब, 2000 कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। और ये सारे जितने भी खनिज संपदाएं थे सारे कहाँ चला गया, झारखंड में। तो अभी बिहार में नाम मात्र का कोयला बचा है। वही देख लीजिए पॉइंट है जो कह रहा है कि बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई और बिहार में कोयले का परमाणु भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है, यानी कि लगभग 160 मिलियन टन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहे हैं कि बिहार में कितना वर्ग मीटर में वन है, तो ठीक है यहाँ पे तो ये नहीं है, करीब 7000 कुछ समथिंग है। तो देख लेते हैं कितना है। यहाँ से देखिए क्या है कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट देखिए हर 2 साल में होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट में 2021 में रिपोर्ट जारी किया, उनके अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9% है। उपग्रह आंकड़ों से प्राप्त बिहार, उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट है उससे सैटेलाइट की फोटो जैसे ली जाती है, तो उसमें सबसे ये देखिए पूछा कि प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र इतना है किलोमीटर है, जबकि 7.8 अति संघनन वाले क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्य संघनन वाले 3285 इतना है वर्ग किलोमीटर है, जबकि तथा खुले वन 376.5 किलोमीटर है क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनारक्षित क्षेत्र वाले जो जिले भभुआ है, कैमूर है, ठीक है, यानी कि बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, भभुआ जिसे कैमूर कहते हैं। पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास न्यूनतम वाला वन क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, भभुआ है, जमुई है, नवादा है। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जिले कौन से, शेखपुरा और सिवान और बक्सर है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं, तो वो हो जाएगा कोई नहीं, पश्चिमी चंपारण। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम के पूछने की बहुत ही प्रबल संभावना है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्यजीव क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा कितना 7 ये करीब 8 है, तो यहाँ पे कोई 8 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। यही पे यहाँ पे देख लेते हैं, वही है, कह रहे वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ों बनने से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर है, तथा जिसमें कि 249.34 अति संघनन है, 548.47 मध्य संघनन है और 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न है, देखो इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में, तो हो जाएगा हमारा कटिहार। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए वैसे कौन सा आपका
किशनगंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कटिहार। किशनगंज देखिए क्यों नहीं इन्होंने बताया है, तो अगर आप इस तरह से अगर आप यहाँ पे मैप देखेगा, इस तरह से मैप देखेगा तो यहाँ पे ठीक है, इस तरह से मैप देखेगा तो ये वाला क्षेत्र है किशनगंज, और यहाँ पे इस जगह है कटिहार है, तो यहाँ पे होना चाहिए किशनगंज होना चाहिए, लेकिन आंसर बीपीएससी ने यहाँ पे क्या लगाया, कटिहार लगाया है। अगर किशनगंज हो तो आप सबसे पहला ऑप्शन दीजिएगा किशनगंज को, अदरवाइज यहाँ पे कटिहार को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, तो मैप को आप ध्यान रखेगा। यहाँ पे पूछे तो ये इस जगह कौन सा है, और इस जगह पूछे तो यहाँ पे अपने कैमूर या फिर इसी को भभुआ कहते हैं, और इसी जगह यहाँ पे क्या है, भागलपुर और बांका है। चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ से और क्या पूछने की संभावना है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, कटिहार के दक्षिणी पश्चिम भागलपुर है तथा दक्षिण पूर्व पूर्णिया स्थित है, तथा पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। जो पटना है वो लगभग मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग है जैसे बताया, लेकिन सबसे पूर्वी होते तो वो हो जाएगा हमारा किशनगंज, क्योंकि वो लास्ट में ऊपर है किशनगंज। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके मैप है, तो ये वाला किशन है। जिस तरह से अगर भारत के मैप को आप देखते हो तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पूर्वी में कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, तो उसी तरह यहाँ पे किशनगंज होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न और देख लीजिए। यहाँ पे बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्र कितना है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र, देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ये तो है ही नहीं, क्योंकि बिहार का आप जानते हैं कितने 94,163 किलोमीटर, इतना ही है ना बिहार का क्षेत्रफल, इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कोई नहीं होगा। चलिए अगला यहीं पे देख लेते हैं, कह रहे देखिए तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने हैं। यहाँ पे उस समय जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो पूरा बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल था करीब करीब 17 लाख, ठीक है, 1,73,000, कितना था, 1,73,877 किलोमीटर। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो सिर्फ मात्र कितना बच गए, 94,163 किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा। पूछेगा बिहार से झारखंड कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का निर्माण हो गया, ठीक है। तो वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो अभी अभी हमने देखा वो कितना है, 94,163 किलोमीटर, ठीक है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी कि बिहार में कोई भी एग्जाम हो और ये प्रश्न ना पूछे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 94,163 किलोमीटर, यानी कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था उससे पहले जो बिहार और झारखंड का जो क्षेत्रफल हुआ करता था वो होता था 1,00,000 कितना होता था, 1,73,877, कितने 877 किलोमीटर स्क्वायर। कब, बिहार और झारखंड जब एक ही साथ था। जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो हमारे पास यानी कि जो बिहार के पास क्षेत्रफल है वो है कितना, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं कि और कौन सा बीपीएससी का फेवरेट है जो हाल ही में पूछा। देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील और राजगीर, तो यहाँ पे हो जाएगा कांवर झील जो बिहार का रामसर स्थल है, ठीक है। और ये पूछेगा कांवर झील कहाँ पे है, तो ये बेगूसराय में है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, आगे जो हमारा ये जो कैमूर रेंज है ये कहाँ है, तो कैमूर जिला में है। राजगीर पूछे तो ये नालंदा में है। अगला यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। कह रहे देखिए कांवरताल, देखिए जो जुलाई 2020 में कांवरताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा जो कांवर है उसी कांवर को कांवरताल भी बोला जाता है। झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और ये 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर आर्द्र स्थल घोषित किए गए हैं। पूछेगा कि 2022 तक भारत में कितने आर्द्र रामसर साइट हैं, तो वो कितना है, 75 है। आपसे पूछे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो वो अपडेट रखिएगा, ठीक है। 15 नवंबर कब, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि बीपीएससी का फेवरेट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, ठीक है। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो ये कहाँ है, जमुई, वर्तमान में। अगर आप पहले पूछे कि इससे पहले कहाँ था, तो वो था कहाँ, पटना में, ठीक है। कहाँ पे था, पटना में था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर ला रहा हूं जो बीपीएससी हाल ही फिलहाल में पूछते हैं और बीपीएससी की डिक्शनरी में ये सारे प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, कहां से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धनबाद से, जी धनबाद से नहीं होता है, हजारीबाग, जी हाँ हजारीबाग से जो संसार है यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा खनिज अभ्रक जो है वो कहाँ पे, हजारीबाग से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। आप पूछे कि वर्तमान में हजारीबाग कहाँ है, तो वर्तमान में झारखंड में है। कहां पर, झारखंड में वर्तमान में हजारीबाग है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं अभ्रक हजारीबाग में है और गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग पहला तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा है, गिरिडीह में भी होता है, कोडरमा भी है, लेकिन यहाँ पर लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है, यानी कि विश्व में लगभग 80% जो अभ्रक है वो कहाँ है,
झारखंड के पास है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तराई प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, छोटा नागपुर प्रदेश, उत्तरी कंगर। सबसे पहले इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको मैप के बारे में बताते हैं और फिर बताते हैं कि तराई क्या होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरह से क्या देखिएगा बिहार का मैप, अगर यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा भारत का नक्शा है, कुछ इस तरह से भारत का नक्शा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेपाल है, यहाँ पे क्या है, नेपाल है, इस जगह क्या है, नेपाल है। तो नेपाल के इस वाले क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जितना भी होगा, यहाँ पे क्या है, बिहार है, बिहार है। तो नेपाल के इस वाले क्षेत्र यानी नेपाल और बिहार के बॉर्डर में जो जो यहाँ पे है, यहीं पे क्या है, तराई क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कौन कौन सा जिला है आपको बताया कि चंपा। ठीक है, कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। सबसे पहले कहाँ है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, उसके बाद सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सभी के सभी इधर है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं, हमारा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा है और आगे क्या पूछा है। तो अब यहाँ देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा नागपुर नहीं होगा, तो अभी मैंने बताया भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे और देख लेते हैं कि बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है और ये बिहार राज्य के नेपाल से अलग जिलों में पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो इस मैप में आप याद रखिएगा, कई कई बार ये भी पूछा जाता है कि बिहार के नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा करता है। ठीक है, नेपाल के साथ कौन से राज्य है, बिहार है। और पूछा जाएगा बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल के साथ बॉर्डर से आजा करता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका भी बताया था बिहार के साथ रजे। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखिएगा, इस तरह से देखिएगा, ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या है, अपना इस तरीके से, ठीक है, अपना इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे इस तरह से भारत का हमारा नक्शा हो जाएगा। ठीक है, भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे नेपाल है, इस जगह क्या है, नेपाल में। तो यहीं पे याद रखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा जिला है। बिहार को आप अलग करिएगा तो बिहार का कुछ इस तरीके से नक्शा यहाँ पे आ जाएगा आपको बिहार का। ये वाला पार्ट उठा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, और बिहार में अगर आप ये वाला अगर आप यहाँ पे ऐसे उठा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बिहार का नक्शा यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का नक्शा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कि यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यहाँ पे आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और यहाँ पे आपका है सीतामढ़ी। ठीक है, यहीं पे है मधुबनी। ठीक है, यहीं पे क्या है, सुपौल है, यहीं पे अररिया है, यहीं पे क्या है, किशनगंज है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, और यहाँ पे इस जगह शिवहर है। ठीक है, यहाँ पे शिवहर है, यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, और यहाँ पे इस जगह है सीतामढ़ी, फिर यहाँ पे मधुबनी, यहाँ पे क्या है, सुपौल, यहाँ पे अररिया, और यहाँ पे किशनगंज है। इधर आइएगा तो इस जगह इस वाले क्षेत्र पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किशनगंज हो गया, यहाँ पे किशनगंज हो गया। और यहीं पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्या है, पूर्णिया है, पूर्णिया है। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, और यहीं पे क्या है, कटिहार है। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भागलपुर है, इस जगह कौन से, बांका है। और इधर क्या है, जमुई है, और इधर क्या है, औरंगाबाद है, इधर औरंगाबाद है। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे अपना रोहतास है, रोहतास के यहाँ आइएगा तो कैमूर है। ठीक है, इस तरीके से आप बिहार को नक्शा को ले लीजिएगा और एक बात अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वहां से कई सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अब हमने अपने यहाँ पे देख लीजिए हमने कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे देख लिया हमने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। कह रहे मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। तो देखिए मुंडा जो जनजाति है अधिकांश बसती है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, एक्चुअली अभी मुंडा जो जनजाति वर्तमान समय की बात करें तो मुंडा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे, झारखंड में बसती है। लेकिन चूंकि 2012 यानी कि 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर 2000 पहले से क्या था, झारखंड बिहार में राज हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर बिहार ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे कि तत्कालीन बिहार के निकट कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि, गुमला जिला में मुंडा जनजाति पाई जाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है, झारखंड में पाई जाती है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड बना दिया गया। और पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जाति है। यानी कि झारखंड में तीसरे नंबर, थर्ड, यानी कि तीसरा राज्य ऐसा है जो झारखंड में पाया जाता है और 5वां ऐसा है जो कि बिहार में मुंडा जनजाति रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी पूछा है, देखिए बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए क्या होता है, NH, क्या होता है, नेशनल हाईवे। ठीक है, सबसे पूछा नेशनल, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है तो वो पहले था NH7 और अभी हाल ही में है NH44 सबसे लंबा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। चलिए अगला यहीं पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 23। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनुसार बिहार पे निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं कौन कौन से, 27 EW 31 33 231 327, ये सारे नेशनल हाईवे के नाम हैं जो कि बिहार से राज्य से होकर गुजरती है। और नेशनल NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। कुल लंबाई
लंबाई कितने हैं, तो करीब करीब 31 अगस्त 2021 तक आंकड़ों से ये हमें पता चलता है कि बिहार में कुल कितने हैं, 5,944 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। कितने, 5,940 किलोमीटर का। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 27E जो है वो सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई करीब 487 किलोमीटर है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो अभी अभी मैंने बताया कि कितने, 5,940 है। कितने हैं, 5,940 है, जबकि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 5,940 नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपका ई ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, तो आप यहाँ पे ई लगा देते, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के जंगल। देखिए छोटा नागपुर के जंगल, ठीक है, जो वर्तमान में अगर पूछे आपसे कि छोटा नागपुर कहाँ है, तो आप बताइएगा कहाँ है, झारखंड में है। कहाँ, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है, जंगल है, सदाबहार है, पतझड़ है। तो देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है वो पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका जो है ये सदाबहार वाले तो यहाँ पे नहीं है। क्या क्या है, तो यहाँ पे पतझड़ है। कौन सा है, पतझड़ वाले भी है और सवाना वाले, यानी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ। देखिए पर्णपाती क्या होता है कि जिसके पत्ते झड़ जाते हैं उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। जैसे कि महुआ हो गया, बाकी और कई सारे जैसे कि शीशम हो गया। ठीक है, और कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, पेड़ ऐसे होते हैं जो कि उनकी पत्तियां झड़ जाती है, उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, और कौन कौन से, महुआ, खैर, सिमेल, शीशम, आम, बरगद, ये प्रमुख हैं। ये सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास की भूमियों में झाड़ियों के क्षेत्र में यह तंत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना के प्रकार वन की विशेषताएं है। दोस्तों ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, जरूर आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा। बिहार में भारतीय मशीन का निर्माण कहाँ है, तो वो हो जाएगा अपना कहाँ पे, रांची में। ठीक है, जब हमारे दूसरा 5 ईयर प्लान, पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पर आधारित था और हेयर डेमर पर आधारित था, और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो महालेनोबिस का पर पे आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया कि भारी मशीनरी का जो मशीनरी का उद्योग हो वो स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को क्या हो, रोजगार मिले। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। तत्कालीन बिहार में भारी मशीनरी का प्लांट जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेटिव लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। चूंकि उसमें तत्कालीन बिहार इसलिए बोलता है क्योंकि उस समय क्या था कि बिहार और झारखंड एक ही में हुआ करता था 1958 में। ठीक है, वही कर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स और स्पेयर्स पार्ट्स का निर्माण जो होता है, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण उद्योग कहाँ था, वहीं पे था। कहाँ पे, तत्कालीन बिहार के हैवी इंजीनियरिंग में, रांची में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण है, और उसका क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पहले वाल्मीकि वन्य जीव हुआ करता था, लेकिन उसे अभी हाल में यानी कि 1978 के लगभग में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है उसे वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य था। लेकिन 1990 के दशक में उस समय उसको वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, और एकमात्र बिहार में है, वो भी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। एक प्रश्न ये उठता है कि ये बताइए कि सर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या फर्क है। तो देखिए राष्ट्रीय जो उद्यान है वहां पे क्या कि सभी तरह के जीव जंतु जितने भी होते हैं उन सभी की संरक्षण की जाती है, लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वहां पे किसी एक विशेष प्रकार की जनजाति की देखभाल की जाती है। मान लीजिए कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, अगर कहीं पे टाइगर है तो सिर्फ उसमें टाइगर की देखभाल की जाएगी, परंतु अगर वो राष्ट्रीय उद्यान होगा तो वहां पे अगर टाइगर भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, तो उन सभी का क्या करेगा, संरक्षण की जाएगी, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान उसको कहते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण है, इसको और प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पहले क्या था कि जो हजारीबाग क्षेत्र था, हजारीबाग पहले बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, ये कहाँ था, बिहार में ही था। तो हजारीबाग में क्या था कि राष्ट्रीय पार्क भी के लिए भी था और वन्य जीव अभ्यारण्य भी था, लेकिन वर्तमान समय में ये तो कहाँ है, झारखंड में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बिहार में ये सब नहीं है। जमशेदपुर भी कहाँ है, झारखंड में भी है, हजारीबाग भी झारखंड में, नालंदा और गया कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो बिहार के मुंगेर जिले में, तो वो हो जाएगा हमारा भीम बांध। ठीक है, भीम बांध कहाँ है, भीम बांध कहाँ है, बिहार के मुंगेर जिले में, और ये क्या है, ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ, वेस्ट चंपारण की पश्चिमी चंपारण। अगर आपसे राजगीर पूछे तो ये कहाँ हो जाएगा, नालंदा में। गौतम बुद्ध कहाँ हो जाएगा, गया में। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को
आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, अगर आप तक अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं वो प्रश्न ढूंढ ढूंढ कर लाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। देखिए, भीम बांध जो है ये वन जीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिला में हुई थी और उसका जो क्षेत्रफल है करीब 681.99 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वाल्मीकि वरानी अभ्यारण्य की पश्चिमी चंपारण में है और गौतम बुद्ध जो है ये कहाँ है, गया जिले में है। राजगीर कहाँ है, नालंदा जिले में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही है। और कहाँ पे है, ये है हमारा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा गया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा हमारा गया हो जाएगा। गया में कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया वो गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि थर्मल पावर स्टेशन होता क्या है। तो देखिए, जो थर्मल पावर स्टेशन होता है ये होता है बिजली का उत्पादन करता है। कोयले से बिजली की उत्पादन की जाती है। आप कहोगे सर कोयले से बिजली की उत्पादन कैसे की जाती है, तो कोयले को जलाया जाता है और उसके बाद पानी की मदद से उसमें भाप यानी स्टीम बनाया जाता है और स्टीम से क्या होता है कि जो टरबाइन होता है वो घूमता है और वहीं से जनरेटर में एक डायनेमो लगी होती है और उसी से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए तो वही पूछा कि बिहार में कोयले के वो 3 प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा हो जाएगा, चूंकि ये 99 में पूछा तो उस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं होता, उसी तरीके से हमें आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कि जो बोकारो है, चंद्रापुर है और संताल लिडा, ये तीनों के तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं। इसको जो महत्वपूर्ण है वो बोकारो चंद्रमा, देखो बोकारो, चंद्रापुर जिसे चंद्रपुर कहते हैं और संताल डिहा 3 पावर स्टेशन है जो कि कोयला पर आधारित है। ये सभी के सभी किस पर आधारित है, कोयला पर आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है और बिहार में बरौनी, देखिए ये फेमस स्थान है, याद रखिएगा। बिहार में जो बरौनी है तेल शोध केंद्र यहाँ पे बरौनी में खोला गया है। बाढ़ और कहलगांव के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था। ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना, 45.8.5। ठीक है, झारखंड अलग हुआ था। टोटल मैं आपसे पूछूं कि बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल कितना था, तो वो था 1,78,877। ठीक है, 877 इतना किलोमीटर बिहार और झारखंड तक का था। वर्तमान में बिहार का कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। अगर इसको घटा देंगे तो ठीक है, ये हो जाएगा अपना बिहार का, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बिहार का। और इसको घटा देंगे तो 7 में 3 यहाँ पे 4, 7 में 6 यहाँ पे 1, 8 में 1 यहाँ पे 7, 8 में यहाँ पे 4। ठीक है, और यहाँ पे 7 में 4 यहाँ 17 में 9 जाएगा, 17 17 2 9 यानी कि 8, यहाँ पे 8। तो यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, करीब करीब 84,714 किलोमीटर। अब अगर आपसे ये भी पूछ दें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 84,714 किलोमीटर करीब करीब होगा। पूछेगा कितना प्रतिशत है, तो देखिए 45%, 45.8% कितने इसके पास है, तो इसके पास ज्यादा होगा। ठीक है, टोटल बिहार और झारखंड के पास टोटल मिला के कितना था, 1,78,877 किलोमीटर। ठीक है, और 94,000 इतना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर थी। इसमें करीब करीब इसमें 7974 किलोमीटर क्षेत्रफल पर 15 नवंबर कितना है, 79,714 किलोमीटर क्षेत्रफल पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य का निर्माण किया और पुराने बिहार का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। ठीक है, यानी कि बिहार में ज्यादा छोड़ दिया और झारखंड के पास कितना 45.84% जो जमीन लेकर झारखंड राज्य वर्तमान में। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये करीब करीब 94,163 किलोमीटर है। 1 लाख ये 94,163 किलोमीटर है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि सर अगर टोटल इतना था और बिहार के पास इतना था तो झारखंड के पास इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आप यहाँ पे कम है, यहाँ पे कितना है, कम है। ठीक है, कितना है, 79,000 ही है। तो बाकी क्या गया, तो बाकी कुछ और जो जैसे कुछ सीमा क्षेत्र होता है तो उसको कहीं रिड्यूस करके कहीं घटाया बढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और यहाँ पे देख लेते जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले थे। ठीक है, तो झारखंड बनने के पश्चात जो बिहार में कुल जिले थे करीब करीब वो 37 जिले थे। तो कहोगे सर अभी कितने हैं, तो अभी कितने हैं, 38 जिले हैं। कहोगे सर अभी कौन सा जिला ऐसा है जो कि एक इसमें जुड़ा है, तो वो अरवल जिला है। अरवल जिला बनने के बाद यहाँ पर कितने हो गया, 38 हो गया।
ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, कह रहे झारखंड बनने के पश्चात बिहार में टोटल 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व में बिहार में 55 जिले थे, यानी कि जब झारखंड नहीं बना था तो उस समय टोटल मिला के 55 जिला था। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार से 18 जिले क्या हो गए, अलग हो गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और जो 38वां जिला यानी कि अभी जो नया वाला जिला है वो कौन सा, अरवल है। 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। अगर आपसे पूछे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा तो वर्तमान में कौन सा जिला जो नया जिला बनाया है बिहार में, तो वो हो जाएगा अरवल। पूछेगा कहां से, तो वो अरवल यानी कि जहानाबाद से 2001 में से अलग करके बनाया है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय क्या होता है। पटना का स्थानीय समय क्या है। तो देखिए, स्थानीय समय जानने से पहले आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर इसको आप ऐसे देखिएगा तो ये क्या है कि हमारा ये गोला है। गोला मतलब कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री आप यहाँ पे देशांतर लाइन जाएंगे तो ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अगर आप इधर जाएंगे तो ये पूरब होगा, 1 घंटा क्या इधर प्लस होगा, और इधर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा। तो ये जो हमारा भारत का है, कुछ भारत अगर इसको आप यहाँ जोड़िएगा तो हमारा भारत कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे है हमारा भारत, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके करके जाइएगा तो भारत में यहाँ पे 82.5 डिग्री पर जो है हमारे बीचों के बीच जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो टाइम है, टाइम लाइन है, वो 82.5 डिग्री पे है। ठीक है, और यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5, तो इधर जाओगे तो प्लस होगा। तो वही आप देखिए क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा से आगे है। देखिए, भारत समय अगर मैं इसको मैप में से बना दूं, अगर मैं इसको इस तरह से मैप में बना दूं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको, ठीक है, इस तरह से देखिएगा इसको। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे मैप में बना देते हैं तो देखिए 62.5 डिग्री यानी कि ये यहाँ इस तरह से है, बिहार अपना यहाँ है। इधर जाओगे तो क्या होता है, बढ़ता है। इधर जाओगे तो क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब इधर जाओगे तो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कौन से, भारतीय मानक समय से पीछे होगा जी, तो पीछे तो होगा नहीं, भारतीय मानक समय से आगे होगा। ठीक, भारतीय मानक समय से आगे होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, पटना का मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा से कितने, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। जो कहाँ से लिया गया है, प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। निर्धारित होता है भारत का मानक समय रेखा जो ग्रीनविच टाइम है, ठीक है, वो 5.5 डिग्री क्या है, आगे है। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय रेखा से 85 डिग्री यानी 15 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से घिरा था। तो आप सभी जानते हैं वो कितना था, 9 जिले हैं, और अभी वर्तमान में भी 9 जिले से पटना घिरा हुआ है, यानी कि उसके चारों तरफ कितने जिले हैं, 9 है। पटना जिला का सीमा कौन कौन से, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। पूरब में बंगाल का दुख, ठीक है, सूर्य और बंगाल की जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी क्या है। यानी कि बिहार में एक नदी है जो बिहार से निकल के ये बंगाल की तरफ जाती है, और वहां पे ये भी नदी क्या है, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स करते हैं, जिसके कारण से बंगाल में बाढ़ आ जाती है। और उस नदी का नाम कुछ और नहीं, वो है दामोदर नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल के शौक किस नदी को बोलते हैं, तो वो दामोदर नदी को ही बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिहार का शौक कौन सा है, बिहार का जो शौक है यानी सूर्य और बिहार कौन सा होता है, तो वो होता है कोसी नदी। कौन सा, कोसी नदी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, और जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लीजिए। कह रहा है दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्या है, ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती की जाती है, तो वो होती है किसकी होती है, चावल की। किसकी, चावल की। किसकी, चावल की। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार नंबर 1 पे चावल पे, और दूसरे नंबर पे है गेहूं पे। एक नंबर पे चावल, दूसरे नंबर पे गेहूं। अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य है जहां पे चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे बिहार की मुख्य फसल कौन सी है। चावल है, गेहूं है, मक्का है। तो देखिए चावल भी है, गेहूं भी, मक्का भी है। गन्ना अगर पूछे तो ये कहाँ, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, बाकी कर्नाटक वगैरह हो गया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ये सब मूंगफली है, इनमें से तो कोई होगा ही नहीं। चलिए अगला यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा हमारा लौह अयस्क के लिए, आयरन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है। कह रहे कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, बिहार में क्या है कि चूना पत्थर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिहार से पहले झारखंड, बिहार एक ही में हुआ करता था, तो जितनी भी खनिज संपदाएं जितने भी है वो सभी के सभी झारखंड के पास चला गया। तो बिहार में अभी कोई भी खनिज संपदा ज्यादा नहीं है, और एक मात्र बच गया चूना पत्थर। इसलिए आपने सुना होगा कि डालमिया के सीमेंट यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया गया है। कहाँ पर, ये कैमूर जिला के आसपास है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ, चूना पत्थर ये करीब जो छोटा नागपुर पठार है, कैमूर, रोहतास, वो वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये चूना पत्थर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आप इसको मैप में देखिएगा तो मैप में देखिए क्या है, मैप में अगर बिहार का अगर देखेंगे तो बिहार का कुछ इस तरह से भौगोलिक स्थिति है। बिहार का कुछ इस तरह से भौगोलिक स्थिति है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र यहीं पे है,
कैमूर जिसे भभुआ भी कहते हैं, यहीं पे रोहतास है, और यहीं पे है छोटा नागपुर पठार जो इधर झारखंड है। झारखंड है, क्या है इधर? झारखंड है। इधर क्या है? झारखंड है। ठीक है, और इधर क्या है? इधर क्या है? इधर इधर नेपाल है। इधर क्या है? नेपाल है। इधर नेपाल है। इस वाले क्षेत्र में कौन सा? वेस्ट बंगाल है। इधर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में क्या है? इधर यूपी है। आपसे पूछे कि वेस्ट बंगाल से बिहार कौन कौन से जिला शेयर करता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे किशनगंज, यहाँ पे हो जाएगा पूर्णिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? पूर्णिया। पूर्णिया के कटिहार। ठीक है, कटिहार के नीचे आप यहाँ पे आइएगा तो भागलपुर, और यहाँ पे है बांका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बांका है, बांका के बाद यहाँ पे जमुई है, जमुई के बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जमुई है, जमुई के बाद यहाँ पे औरंगाबाद है। ठीक है, औरंगाबाद के बाद यहाँ पे रोहतास है, गया, इधर गया भी है, गया के बाद यहाँ पे नवादा है, नया नवादा के बाद यहाँ पे औरंगाबाद है, रोहतास है, और यहाँ पे कैमूर है या फिर भभुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये वाला क्षेत्र ही चूना पत्थर के लिए फेमस है, तो कैमूर और रोहतास। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे कुछ ये है। झारखंड की पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, इसलिए खनिजों में बिहार सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पाद करता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे थे कि भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो अभी बताया बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? कुछ बचा ही नहीं है, तो वो कौन सा है? चूना पत्थर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे और देखिए, झारखंड, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, कह रहे कि झारखंड जो है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ठीक है, तो वो हो जाएगा सिंहभूमि। कोयला के लिए पूछेगा तो वो हो जाएगा हमारा झरिया। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न है जो कि अभी इधर इसको हाल ही फिलहाल में पूछा है, उद्योग स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए जो ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र है वो कौन से? बरौनी हो जाएगा, अभी भी बताया। सीमेंट कहाँ हो जाएगा? बंजारी। ठीक है, और ये फर्टिलाइजर के लिए कहाँ? भौराही। और रेल डिब्बा अभियंत्री कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर तो यहाँ पे नहीं है, रेल डिब्बा वगैरह यहाँ पे नहीं बनता है, मोकामा वगैरह क्षेत्र में बनता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य अवस्थित है देशांतर, तो देखिए जो बिहार राज्य है वो 83 डिग्री कुछ समथिंग आगे से 83 डिग्री। ठीक है, कितना है? 83 डिग्री 17 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 19 मिनट या 19 मिनट इधर है। कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर पे। कहाँ पे? पूर्वी देशांतर। यहाँ पे देखिए 83 डिग्री कोई है? 83 डिग्री नहीं है, 84 80 19 में तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर मध्य स्थित है। तो इतना सर आपको याद नहीं रहेगा, तो आप 83 डिग्री और 88 ये याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं बीच में बिहार लाई करता है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितना है? ठीक है, तो बिहार से की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? तो अभी अभी मैंने बताया, अगर आप जो अभी मैंने एक मैप बताया था उससे अगर आप मैप देखिएगा, ठीक है, तो मैप वो शायद यहाँ पे अभी अभी मैंने मैप बताया था। ठीक है, उसको अगर आप याद करे होंगे तो आप बता देंगे कि कितना है। ठीक है, फिर से मैं आपको अगर बताना चाहूंगा तो यहाँ पे देखिए, अगर ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से आप अगर देखिएगा, इस तरह से आप देखिएगा, ठीक है, क्या है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए कितने हैं? तो को 4 5 है। तो अभी मैंने बताया कि इस साइड में क्या है, अगर आप इस तरह से अगर नक्शा बना लेते हैं, अगर इस तरह से अगर आप बिहार का नक्शा बना लेते हैं, बिहार का अगर इस तरह से नक्शा बना लेते हैं, तो इस यहाँ पे देखिए, इधर कौन सा है? यूपी है, एक राज्य यूपी हो गया। इधर कौन सा है? झारखंड है, 2 राज्य हो गया। इधर कौन सा है? वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो कितने हो गए? इधर तो नेपाल है ना, इधर नेपाल है, तो 1 2 3 3 राज्य हैं। तो इसमें कौन से? 5 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 4 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न, विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और कौन सा है? झारखंड है। तो इन्हें कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 3 राज्य है, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन पर, उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो आपको मैंने एक बार बताया था, क्या मैप में अगर आप इस तरह से मैप को देखिएगा, ठीक है, इस तरह से कि अगर आप मैप को देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हम अपना मैप बना लेते हैं। अगर आप इस तरह से मैप बनाइएगा, ठीक है, इस तरह से मैप बनाइएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला जो यहाँ पे है ये है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? गंगा नदी यहाँ से एंट्री मारती है और यहाँ से जाके गंगा नदी क्या होता है? एग्जिट कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है? एग्जिट कर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से एक नदी निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है, इसी का नाम होता है गंडक। ठीक है, इसी का गंडक। और यहाँ पे एक नदी और निकलती है जो यहाँ पे गंडक में मिलती है, इसी को कहते हैं बूढ़ी गंगा। ठीक है, बूढ़ी गंडक। ठीक है, और यहाँ पे एक नदी ऊपर से आके यहाँ पे गंगा मिलती है, इसका नाम होता है कोसी। बाकी सारी नदी यहीं पे निकलती है। यहाँ पे एक नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से जाके यहाँ गंगा नदी में जाके मिल जाती है, इस नाम का नाम होता है क्या? गंडक। ठीक है, कौन सा? सोन नदी। गंडक तो ये वाली नदी है, यहाँ से कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, सोन, और यहीं से यहाँ पे एक नदी यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सोन नदी हो गया, और यहाँ पे फाल्गु नदी हो गया। यहाँ पे कौन सा? फाल्गु नदी यहाँ पे जाती है, और ये वाला कौन सा है? सोन नदी हो जाएगा।
ठीक है। और ये वाला यहाँ से जो नदी जाती है इस नदी का नाम होता है पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन नदी। ठीक है, ये हो गया फल्गु नदी, ये हो गया सोन नदी, ये सोन नदी, और ये हो गया पुनपुन नदी। ठीक है, कहाँ जाती? गंगा में जाके मिल जाती है। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार में गंगा में मिलती है? तो देखिए अभी मैंने बताया आपको गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, और ऊपर से ये घाघरा नदी बहती है तो वो भी मिल जाती है, यानी कि तीनों की तीनों मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इसी तरह से आपको देखने को एग्जाम मिलेगा, एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको लिए वो प्रश्न ढूंढ के लाया हूँ जो अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधारित है। गंडक पहला घाट, देखिए गंडक पहलेजा घाट और पटना नामक स्थान के निकट घाघरा सरयू। देखिए घाघरा नदी को यूपी में सरयू बोला जाता है, रेवलिंगज सारण के निकट, सोनपुर पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगर आपसे पूछे कौन कौन सा नदी किस जगह मिलती है तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपको यहाँ से सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो हाल ही में पूछा है, बीपीएससी ने कब पूछा है, तो ये 2022 में पूछा है। क्या पूछा? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ठीक है, तो वो हो जाएगा कौन से? कांवर झील, जो अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, अब कांवर झील को कौन से बताइए? कांवर ताल झील भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगर ये कहाँ है, कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। देख लेते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। देखिए जो कांवर ताल है, कांवर झील को कांवर ताल भी बोलते हैं, बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है, और यह झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। 2022 तक भारत में कुल मिला के 75 राम आद्रसल भूमि स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो वो हो जाएगा पटना में, लेकिन अभी हाल ही में पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? जमुई। कौन सा? जमुई। ठीक है, हाल में पूछे कहाँ, तो ये जमुई, और पहले कहाँ था? पटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं कौन सा है जो महत्वपूर्ण है। कह रहे राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों से गहरी खुदाई करके बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। यानी कि उस समय कब? 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 13वीं शताब्दी में पटना के आसपास कई ऐसे जगह थे जो बहुत गड्ढा खोद कर, कुछ खास स्थलों में गड्ढा खोद कर वहां से कटोरे में मिट्टी ला करके उससे क्या निकालते थे? सोने के कण निकाला जाता था। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, अभी ये भी बीपीएससी ने हाल ही में क्वेश्चन पूछा है, वो देख लीजिए। कह रहे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एशिया की सबसे बड़ी एक ताजा वाली गौखुर झील बिहार में कौन सी है? ठीक है, तो वो देखिए कौन सी है? कन्वर झील है। कौन सी? कन्वर झील है, और ये कन्वर झील को ही, ठीक है, कन्वर झील है। ठीक है, याद रखिएगा गौखुर झील। अब यहाँ पे देखिए गौखुर झील होता क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मान लीजिए कि इस तरीके से गंगा बह रही है, इस तरह से गंगा बह रही है, इस तरह से गंगा बह रही है, इस तरह से गंगा बह रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट मान लीजिए यहाँ से कट गया, कट के यहाँ से ये सीधा यहाँ से ऐसे बहने लगी, तो इसी वाले क्षेत्र को कहते हैं गौखुर झील। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे देखिएगा तो मान लीजिए ऐसे गंगा बह रही है, ऐसे गंगा बह रही है। ठीक है, ऐसे गंगा बह रही है, तो मान लीजिए यहाँ से ये कट गया, ये वाला कट गया, यहीं से गंगा बहने लगा, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौखुर झील। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा है? एशिया का सबसे लंबी बड़ी ताजा वाला झील जो है वो वाली गौखुर झील है। अब बिहार के कनवार या कांवार झील कहते हैं, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है, और ये एकमात्र रामसर स्तर भूमि में शामिल है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न है, कह रहे कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस चीज के? तो वो कौन सा हो जाएगा? कछारी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रतिस्थापना संभावना है? यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अगर आप लगाना चाहो तो किस तरीके के उद्योग आप लगाएंगे जो कि वो सक्सेस हो जाएगा। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है कि कृषि खेती पर आधारित है, तो वहाँ पे खेती के आधारित अगर आप प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो वो चल सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी वहाँ पे तेल नहीं है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, खेती पर आधारित है, लोग ज़्यादा किसान है, तो कृषि से आधारित अगर जो भी चीज़ आप फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे वो चल जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गौखुर झील बिहार की कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा हमारा कांवर झील, और इसी को कांवर झील भी कहते हैं, और इसे भी कांवर ताल भी झील कहते हैं। अगर ये पूछे कहाँ पे है तो आप बताइएगा ये बेगूसराय में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे घोघा झील कहाँ है तो घोघा कहाँ है? कटिहार में है। और अनुपम झील पूछे तो ये कहाँ है? कैमूर में है। और कुशेश्वर झील पूछे तो ये दरभंगा में है। आप चारों याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये बीपीएससी 2022 में कोई प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है इन चारों में से कोई भी आपसे पूछ ले। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय, घोघा झील जो है ये कहाँ है? कटिहार में है। अनुपम झील कैमूर में है, और जो कुशेश्वर झील है ये कहाँ पे है? तो दरभंगा में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला और यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कक्षारी क्षेत्र होगा। और तराई मैंने आपको बताई था, और रेगुर जो होती है काली मिट्टी को रेगुर की मिट्टी से नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जो अभी स्क्रीन पे है, ये कह रहे बिहार में किस प्रकार की उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में देखिए खेती यानी कि कृषि क्षेत्र ज्यादा है, कृषि भूमि भी ज्यादा है, इसलिए कृषि से आधारित जो भी वहाँ पे खेती लगाई जाएगी वो या फिर जो भी फैक्ट्री लगाई जाएगी वो वहाँ पे सक्सेस होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो यहाँ पे स्क्रीन पे है उसका आप आंसर करिएगा। कह रहे कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये था दिन 15 नवंबर। कब था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को 2000 को जो है ये झारखंड राज्य अलग हो गया था। एक्चुअली 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था। कौन कौन से? एक तो हुआ था बिहार से झारखंड, ठीक है, और यूपी से हुआ था उत्तराखंड, ठीक है, यूपी से क्या हुआ था? उत्तराखंड, और एक छत्तीसगढ़ भी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि वो दिन था 15 नवंबर। कब था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर को 2000 को। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी है, तो वो हो जाएगा रांची। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है कि फिर देखिए यहाँ पे पूछा है कि झारखंड राज्य का स्थापित हुआ था। तो झारखंड राज्य का कब स्थापित हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, देखिए ईस्वी था 2000, यानी कि कुल था 2000 साल। ठीक है, 2000 ईस्वी में क्या था? 3 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ये 3 डेट को 3 राज्य अलग हुआ था, वो भी सिर्फ 2000 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जो कि उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 में उत्तराखंड रख दिया, जो वर्तमान अभी आप उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड से पहले उत्तरांचल नाम था, और ये उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को अलग हुआ था, और 15 नवंबर को बिहार से राज्य अलग हुआ था झारखंड। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, 1 नवंबर को एमपी से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड, और उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल को 2007 में उत्तराखंड नाम बदल दिया गया था, और उसके बाद 15 नवंबर को बिहार से राज्य झारखंड अलग हुआ था। आपसे पूछे कि 28वां राज्य कौन सा था, तो 28वां राज्य था हमारा ये झारखंड ही था। 27वां था राज्य, पहले 25 राज्य हुआ करता था। कितने था? पहले 25 राज्य था। 25 के बाद जो 26वां राज्य बना था वो छत्तीसगढ़, 27वां जो है उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, और 28वां जो राज्य बना था वो बना था कौन? झारखंड। अगर आपसे पूछे तो 29वां राज्य कौन सा बना था, तो 29वां राज्य बना था 2 जून। का बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को। कौन सा? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। तो इसको याद रखेगा, तेलंगाना हुआ था। ठीक है, तेलंगाना। और ये पूछेगा कहां से, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कहां से? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2000। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, तो यह है बरौनी में। ठीक है, रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो वो लोकसभा के लिए 40 चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछे राज्यसभा के लिए कितने, तो 16, और अगर आपसे पूछे विधानसभा के लिए कितने हैं, तो 243। ठीक है, इन तीनों फैक्ट को याद रखिएगा, जरूर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बांका की बात करें तो बांका जो है ये वन क्षेत्र में, जो अभी रिपोर्ट आया है, वन क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम वृद्धि दर दर्ज की गई है, लेकिन सबसे पहला कहाँ था? कैमूर में। लेकिन कैमूर में अभी घट रहा है, और बांका जिले में क्या है? वन क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो है देखिए बिहार। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो जो चीनी मिल पहले स्थापित हुई थी कहाँ पे? मरहौरा में। कहाँ पे? महरौरा में। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। कह रहे देखिए पहली आधुनिक चीनी मिल 904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर पूछे कि पहला कारखाना, तो पहला कारखाना 1840 में हो जाएगा। अगर पूछे पहला मिल, तो 1904 में महरौरा। पूछे किस जिला में, तो सारण जिला में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, और बीपीएससी ने अभी पूछा है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। गुल्लक बच्चा बैंक। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है, और आप भी क्या है कि बच्चों का शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में है।
चलिए अगला प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, इसका आप आंसर करिएगा। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और याद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 20 में शुरू किया गया था? क्या गरीब कल्याण रोजगार अभियान? तो वो हो जाएगा खगड़िया। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में देखिए 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा है, और कहाँ से पूछा कि 2020 में, यानी कि 2022 में प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये 2020 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी उद्घाटन किया था, अभियान चालू किया था, वो 2020 का पूछ रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से बीपीएससी छांट के लाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार, ग्रामीण और सार्वजनिक कार्यों से संबंधित क्या चलाया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभ आरंभ किया, और वो भी कहां से? बिहार के खगड़िया जिले से किया। इस अभियान का उद्देश्य था कोविड महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने को वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्रों में गांवों या आजीविका की अवसर मुहैया कराना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों में का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है नवादा में, दूसरे नंबर पे किशनगंज है, और ये तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है, पांचवें नंबर पे अररिया है, छठे नंबर पर शिवहर है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे छोटा यहाँ पे शिवहर, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कहाँ पर? शिवहर में है। तो अगर पूछेगा किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो है। अगला है यहाँ पे देखिए सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है। ठीक है, हर घर खेत में सिंचाई, ये भी है। और यहाँ पे सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, यानी कि सभी व्यक्तियों की हवाई जहाज का यात्रा करवाएंगे, ये तो कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बाकी हमारा ए बी सी सारा सही हो जाएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो वो टोटल हैं 7 विभाग शामिल है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से विभाग हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहे कि अंतर्गत 7 विभाग शामिल है, कौन कौन से? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, समाज कल्याण विभाग है, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, और आपदा प्रबंधन विभाग है। तो टोटल मिला के कितने हैं? 7 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो और महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा, यानी कि SCL का मतलब होता है, SCS का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्या? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी कि विशेष राज्य की दर्जा। तो यहाँ पे देखिए विशेष राज्य होता क्या है कि एक्चुअली जब किसी राज्य को विशेष राज्य यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार से है विशेष अनुदान राशि वहाँ के लिए जनरेट होता है, और वहाँ उस राज्य को डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं केंद्र सरकार से। ठीक है, इसलिए उसे स्पेशल स्टेटस दर्जा दिया जाता है किसी भी स्टेट को। तो यहाँ पे देखिए वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये सिक्किम को मिला हुआ है, सिक्किम को मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है, और देखिए हिमाचल प्रदेश को मिला, लेकिन बिहार को अभी तक स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा यानी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन बिहार सरकार ने 2013 में कोशिश किया था कि मिल जाए, लेकिन बिहार सरकार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला था। और कई बार इस तरह से बहुत वहाँ पे स्थानीय सरकार होते हैं, वहाँ पे भी कई बार इस मुद्दे को भी उठाता है कि हमें जिताएं, हम स्पेशल स्टेटस यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हैं। देखते हैं और कौन कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। देखिए यहाँ पे किस किस को मिला है। पहला नंबर जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को 1969 ईस्वी में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में, उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया गया है। देखिए उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, कब हुआ था? 2009 नवंबर। कब हुआ? 9 नवंबर को। कब? यहाँ से यूपी से 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड का पुराना नाम पूछे तो क्या है? तो उत्तरांचल है। ठीक है, श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया गया है। यद्यपि 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की, परंतु असफल रहा, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया। तो आपको इस स्लाइड को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहे हैं बिहार में किस प्रकार की औद्योगिक प्रत्याशा एवं संभावना है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में क्या है कि कृषि पर आधारित लोग ज्यादा हैं, खेती किसान वहाँ पे ज्यादा है, तो कृषि से संबंधित जो भी वहाँ पे उद्योग लगाया जाएगा वही चल पाएगा, बाकी चीजें नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कृषि पर आधारित उद्योग वहाँ पे लग सकता है।
ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है वो, कि अगला कह रहे बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा स्थान कौन सा है। तो अभी सभी जानते हैं बिहार में सबसे चावल है, चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का आता है। ठीक है, चलिए आगे और अगर अगर देख लेते हैं, अगर गन्ना का पूछे कहाँ का, गन्ना का पूछे तो गन्ना कहाँ है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। अगला और यहाँ पे देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपको अभी तक याद हो चुका होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कितना है 94,163 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो आप सभी जानते हैं बिहार के पटना जिले में सबसे ज्यादा लंबी गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी इसका आंसर बता ही देंगे। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो कहाँ है, गया में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।